हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल का 5वां सेट। बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ट्यूटोरियल के बुक को फॉलो कर रहे हैं और डेली 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं और टोटल इस सेट में बात करें, इस बुक में 45 सेट है। तो आप लोग को अगर हम 45 सेट डेली एक सेट के माध्यम से कराते हैं तो आपको 2250 क्वेश्चन कवर हो जाएगा बिहार स्पेशल के, और जो कि इनफ है बिहार स्पेशल को करने के लिए। ठीक है, तो आप डेली इस सेट को ज़रूर देखा करें। प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन का ये एमसीक्यू का सेट होने वाला है। ठीक है, जो कि आने वाला 69 बीपीएससी या फिर बिहार एसआई या बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार पुलिस, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी के स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में बिहार से क्वेश्चन पूछा जाए तो ना छूटे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था बिहार मानवा आयोग का गठन। ठीक है, मानवाधिकार दिवस भी पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। तो मानवा अधिकार दिवस, या इसी को इंग्लिश में ह्यूमन राइट डे या फिर हिंदी वाले मानवाधिकार दिवस, ये मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है क्या? तो ह्यूमन राइट डे। और ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन होता है, कितना वर्ष होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है 6 वर्ष। कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग के। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। कितना प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। और इसमें से पूछ रहा है कि नवादा, अरवल और जहानाबाद जो है दोस्तों किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों मगध प्रमंडल के अंतर्गत। मगध में प्रमंडल में बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, नवादा, अरवल और जहानाबाद। तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों आप लोग को अपना प्रमंडल भी पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कमेंट कीजिए और किस प्रमंडल में आता है वो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है दोस्तों, वो कौन होता है? तो महाअधिवक्ता होता है। राज्य में बात करें तो उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है महाअधिवक्ता होता है। लेकिन अगर वही बात करें केंद्र में कौन होता है? तो केंद्र में होता है दोस्तों ऑडिटर जनरल। ठीक है, सॉरी, एटॉर्नी जनरल जो होता है वो केंद्र में क्या होता है? उच्चतम विधि अधिकारी होता है और देश में। और वही बात करें राज्य में तो महाधिवक्ता जो होता है उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है, बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने? तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम जो आता है आपको, वो आता है किसका? तो जाकिर हुसैन जी का। ठीक है, जाकिर हुसैन का। और फिर रामनाथ कोविंद, ये दोनों बिहार के राज्यपाल रहे और उसके बाद जाके क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ऐसे बिहार के राज्यपाल हुए हैं जो कि बाद में जाके राष्ट्रपति बने हैं। पहले बने थे जाकिर हुसैन, उसके बाद बने रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलिए अगला है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो विधानसभा का सदस्य चुनने जाने के लिए, मतलब कि एमएलए का जो एग्ज़ाम बोल रहे हैं, वैसे तो एग्ज़ाम होना ही चाहिए इन लोगों के लिए। एमएलए का जो चुनाव होता है उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है? एमएलए जानते ही हैं, विधायक। तो इसके लिए जो न्यूनतम उम्र है दोस्तों वो है 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए? विधायक बनने के लिए। आप तभी बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है,
अगला है दिए गए विकल्प में कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि राज्यपाल को वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधित तीनों शक्तियाँ प्रावधान है, तीनों शक्तियाँ को प्राप्त है। ठीक है, तो पूछा जाए कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो वित्तीय, विधायी और न्याय तीनों संबंधित शक्ति प्रदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, वीडियो देखते समय अगर आपको क्वेश्चन छोटा दिखे तो आप उसको जूम कर लीजिएगा, स्क्रीन को, पूरे स्क्रीन को सेट कर लीजिएगा तो आपको एकदम सही से दिखेगा। ठीक है, तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो है दोस्तों अब्दुल गफूर। गफूर जो है दोस्तों पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ठीक है, उसके बाद है किस राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। प्रशासन की बात हो रही है तो संपूर्ण प्रशासन जो है दोस्तों किसी भी राज्य का वो संचालित किया जाता है किसके नाम से, तो वो संचालित किया जाता है राज्यपाल के नाम से। किसके, तो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है संपूर्ण प्रशासन किसी भी राज्य का। अगला है राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है। तो राज्य के द्वारा जो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि जो बजट पेश किया जाता है वार्षिक राज्य के द्वारा, तो वो पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो वो जो पेश किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत। किस अनुच्छेद 202 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों उसको लागू कब किया गया था, तो ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। कब, 24 अप्रैल 1993 में। और अगर पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन जो है उसमें क्या हुआ था, तो इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, जो कि किस में है, तो शेड्यूल की बात करें तो अनुसूची किस में है, तो अनुसूची की बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो कि मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत वाला जो इलेक्शन होता है, ये 73वें संविधान संशोधन से लागू किया गया था। और सब प्रथम जो लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, तो वो पूछा जाता है तो राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, नागौर जिला में सर्वप्रथम लागू किया गया था किसके द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की तुलना में देखें तो कितना है, तो मात्र 2.86% है। कितना, तो 2.86% है भारत की क्षेत्रफल के तुलना में बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। मतलब पूछ रहा है ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ भी सीमा शेयर करेगा और उत्तर प्रदेश के। तो बिहार का मैप जो देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण जो है दोस्तों ये नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा शेयर करती है। ठीक है, और साथ ही बात करें तो नेपाल प्लस पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ जो सीमा शेयर करती है वो कौन सा राज्य है, तो वो कौन सा जिला है, तो वो है दोस्तों किशनगंज। तो किशनगंज ये पिछले सेट में आपको पूछा गया था, किशनगंज, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। तो गर्मी के दिनों में किस जिले का पूछ रहा है तापमान सबसे अधिक रहता है बिहार में। तो बिहार में सबसे अधिक जो रहता है गर्मी के दिनों में वो रहता है आपको गया का जो टेम्परेचर है दोस्तों गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा रहता है कहाँ का, तो गया का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी। तो बलथर मिट्टी में क्या होता है, रेत और कंकर होता है और ये सबसे अधिक पाया जाता है किस जिला में, तो ये पाया जाएगा कैमूर में। जहाँ पे पहाड़ी होगा तो वहीं पे दोस्तों आपको बलुई या बलथर मिट्टी मिलेगा। और बिहार में बात करें सबसे अधिक पहाड़ी और वन जो है कैमूर में ही है। ठीक है,
अगला है कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है और ये गंगा नदी में आके मिल जाती है और गंगा में जो मिलती है वो कुर्सेला में, कटिहार के पास आपको कुर्सेला एक जगह है और वहीं पे गंगा नदी कोसी नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है तो बिहार का शोक, बिहार का शोक नदी भी बोला जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। और कहाँ पे गंगा में मिलती है तो कुर्सेला में जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा की बात करें तो ये बिहार के बीचों बीच बहती है और बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। अगला है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। और तो दक्षिण बिहार की वो नदी है, तो चलिए बताइए कौन सा वो नदी है, तो वो है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी इसकी बात करें तो इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सोन नदी का। और ये नदी भी दोस्तों कहाँ पे मिलती है तो सोन नदी भी दोस्तों गंगा में आके मिल जाती है पटना के पास, ठीक है, तो पटना के पास ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। अगला है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है, जिसे तुतला भवानी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ मंदिर है माँ भवानी का। और प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात जो है दोस्तों वो कहाँ पे है तो वो है सासाराम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे सासाराम में। और यहीं सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, तो ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी सासाराम में है, ठीक है, और बिहार में है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लीची का जो उत्पादन होता है बिहार से होता है और हमें जीआई टैग भी मिला हुआ है शाही लीची के लिए, और पहला स्थान है दोस्तों लीची के उत्पादन में बिहार का, ठीक है। और यहाँ के लीची के लिए क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और कहाँ के लीची को तो मुजफ्फरपुर के, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी। तो कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था तो 2008 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ठीक है। अगला है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिले का चयन किया गया है। तो दोस्तों जैविक कॉरिडोर हेतु जो जिला को चुना गया है दोस्तों, कितने जिले को, तो ये चुना गया है आपको 13 जिलों को। मतलब जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है और वहाँ पे बनाया जाएगा जैविक कॉरिडोर। क्या बनाया जाएगा, जैविक कॉरिडोर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कितने जिला हैं तो 13 जिला। अगला है सेवक राम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से है। तो सेवक राम और हुलास लाल जो है दोस्तों बिहार के किस कला से संबंधित है, तो ये पाल कला से संबंधित है, पाल कला से संबंधित है, ठीक है। और पटना कलम शैली ये भी बिहार का ही है, और मंजूसा शैली ये भी बिहार के भागलपुर क्षेत्र से है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और मिथिला पेंटिंग तो जानते ही हैं, मिथिला क्षेत्र दरभंगा मेनली मधुबनी से है, ठीक है, मधुबनी दरभंगा से। उसके बाद है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बिहार जानते ही हैं मखाना उत्पादन में भी सबसे अग्रगणी है, और मिथिला में मखान मिलता है, और इसको जीआई टैग भी मिला है मिथिला मखाना को। तो मखाना अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई है दोस्तों ये है कहाँ पे तो दरभंगा में, दरभंगा में है मिथिला मखाना और का अनुसंधान केंद्र, मखाना अनुसंधान केंद्र। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है। तो बिहार का जो कुल टोटल साक्षरता दर है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है तो 61.8%, कितना 61.8% क्या है, मात्र साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है। मतलब सबसे ज़्यादा एससी किस जिला में निवास करते हैं, शेड्यूल कास्ट, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं तो गया में। कहाँ पे तो गया में, तो गया में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या है एससी है। अगला है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, अभी बताए थे सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, तो इसको याद रखना है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी हैं दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था बिहार में ही हुआ था। और बिहार में पूछे कहाँ पे हुआ था तो वो हुआ था पटना में। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और सिखों का इसीलिए तीर्थ स्थान है पटना, वो लोग घूमने आते हैं।
अगला है डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो बिहार में अपना फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था डचों के द्वारा, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये पटना कॉलेज के पास ही एक पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों, वहीं पे डचों का फैक्ट्री हुआ करता था पटना में। ठीक है, अगला है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। तो 1857 की क्रांति जो हुई थी पटना में, इसमें एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। और कौन थे वो अंग्रेज अधिकारी, तो वो है दोस्तों डॉक्टर आर लॉयल। डॉक्टर आर लॉयल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे, तो पटना में। ठीक है, 1857 क्रांति में अगर पटना से पूछे विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था, तो पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे उसके द्वारा किया गया था, और जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी के द्वारा। ठीक है, कुंवर सिंह, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कहाँ से, तो जगदीशपुर से। अगला है बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में वहाबी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों, वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों मौलवी विलायत अली। मौलवी विलायत अली जो है दोस्तों वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कहाँ पे, तो बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्वराज नामक समाचार पत्र, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो स्वराज जो समाचार पत्र था दोस्तों, इसके संपादक कौन थे, तो इसको जो संपादक थे शांति नारायण के द्वारा ही स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। उसके बाद है सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी। तो अनुशीलन समिति की जो शाखा पटना में स्थापित की गई थी किसके द्वारा, तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, और कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1913 ईस्वी में। कब, तो 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपको पटना में। कहाँ पे, तो पटना में हुआ था। ठीक है, अगला है बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 ईस्वी में हुआ था, और किसके नेतृत्व में, तो अंबारी सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों बिहार में, वो हुआ था राहुल संक्रायन के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। तो गांधी जी ये बोलते हैं कहाँ पे, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बोले थे मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में, जब दूसरी बार बिहार आते हैं तब बोलते हैं। ठीक है, अगला है बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था। तो खिलाफत आंदोलन का जो विरोध करने वाले थे बिहार में, वो कौन से व्यक्ति थे, जो कि, तो वो थे दोस्तों हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा। ये दो व्यक्ति थे जो कि खिलाफत आंदोलन का क्या कर रहे थे, तो विरोध कर रहे थे। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब डी नंबर। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी गांधी जी के द्वारा, और उस समय बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो किसके द्वारा किया जा रहा था, तो वो किया जा रहा था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ठीक है, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, आप सभी लोग को पता है, और इसका भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ था, और इसी में लाठी से जब विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बिहार में बात करें, बिहार में साइमन कमीशन का सर्वदलीय बैठक हुआ, और इसमें भी बिहार में भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। और किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था दोस्तों बिहार में, तो ये हुआ था सर अली इमाम के अध्यक्षता में। सर अली इमाम के अध्यक्षता में। अगला है बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार की गई थी। तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा बिहार में जो तैयार की गई थी दोस्तों किसके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा
डांडी मार्च होता है, जिसमें साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक गांधी जी यात्रा करते हैं और डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है, उसी नमक सत्याग्रह का प्रभाव पूरे देश में पड़ता है और बिहार में भी पड़ता है। बिहार में इसकी रूपरेखा तैयार किए थे राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो पटना में जो जुलूस निकाला गया था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और इसका जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था भगवती देवी के द्वारा। किसके द्वारा? भगवती देवी जी के द्वारा किया गया था। अगला है बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो शुरू किया गया था वो किया गया था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया गया था? किसके द्वारा? तो 1937 ईस्वी में जब पहली बार मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो इसके नेतृत्व करते हैं कौन? तो इसके नेतृत्व करते हैं मोहम्मद यूनिस, और इसको बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उस समय प्रधानमंत्री बनता था प्रांत बिहार में, तो प्रधानमंत्री पूछा जाए तो यूनुस खान। ठीक है, 1937 में। अगला है और प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए बिहार के तो श्री कृष्ण सिंह जी। ठीक है, अगला है बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो महात्मा गांधी जी को किसानों से के शोषण से अवगत कराया गया था। उसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह होता है गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को अवगत कराया जाता है लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, इसी में राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और वहीं पे उन्हें नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा था चंपारण में उससे अवगत कराते हैं। ठीक है, और उसी के बाद गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं। अगला है दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वो है दोस्तों नान्यदेव। नान्यदेव जो है दोस्तों कर्नाट वंश के संस्थापक है, और कर्नाट वंश जो है दोस्तों मेनली मिथिला वाले क्षेत्र में था। कहाँ पे? तो मिथिला क्षेत्र में। ठीक है, अगला है मगध महाजनपद में बिहार के कौन कौन सा जिला सम्मिलित है? देखिए, तो मगध महाजनपद में बिहार के जो जिला सम्मिलित है दोस्तों वो कौन कौन से हैं? तो पटना और गया जो आ जाएगा मगध में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही इसमें एक और जिला आता है वो है नवादा, ये भी मगध में ही आता है। ठीक है, अगला है किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वो भी बिहार में स्थापित किया गया था, और किसके द्वारा? तो लिच्छवी गणराज के द्वारा। किसके द्वारा? तो लिच्छवी गणराज के द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो आरंभिक पूरा पाषाण कालीन जो औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो हुए हैं मुंगेर से। कहाँ से? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। अगला है बिंबिसार की हत्या के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो आप सभी लोग को पता होगा कि बिंबिसार को हत्या करके उसके जो पुत्र हैं अजातशत्रु वो गद्दी पे बैठते हैं, और अजातशत्रु जो है दोस्तों उसे पितृहंता भी बोला जाता है इसी कारण से। और वो कब हत्या किए थे? तो वो किए थे 493 ईसा वर्ष पूर्व में। 493 ईसा वर्ष पूर्व में। ठीक है, और अजातशत्रु के काल में ही दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति पूछा जाए तो अजातशत्रु के काल में ही हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो मगध का जो राजधानी पाटलिपुत्र जो बनाया गया था सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा? तो वो बनाया गया था दोस्तों उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो अश्वघोष के द्वारा जो रचना किया गया है दोस्तों वो किया गया है बुद्ध चरित्र, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद। तीनों बुक का जो रचना किया गया है अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष की बात करें तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में रहते थे और कनिष्क के शासनकाल में ही दोस्तों चौथी बौद्ध संगति का
आयोजन होता है और ये होता है कब, ईसा की पहली सदी में। ठीक है, तो इस तरीके से अश्वघोष की रचना की बात करें तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 50 क्वेश्चन का पूरा सेट बिहार स्पेशल का डिस्कस किया। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से अगले सेट में। तो कल 6 नंबर सेट होगा, तो आप लोग डेली सेट के डिस्कशन में ज़रूर जुड़िए। ठीक है।